आपका जैसे ही ये सिलेबस एंड होगा उसके 1 वीक बाद आपका फुल बड़ा टेस्ट होना है, ठीक है, एडमिन 1 का। तो बी प्रिपेयर फॉर डैट 1। जो उसमें फेल हुआ, जिसका बॉइल्ड एग आया, जिसके सबसे कम मार्क्स आए, तो हम सैटरडे नाइट को नीचे एक ग्रैंड हाई टी करेंगे उस बंदे के खर्चे पे। जो एब्सेंट हुआ वो उसमें बाय डिफॉल्ट आएगा ड्यू टू एनी रीजन, अनटिल अनलेस कि आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाए। अगर इजराइल आ गया उससे पहले पहले तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। उससे पहले आपकी कोई बचत नहीं है। नहीं जी, सारों पे जो फेलियर्स होंगे ना, सब फेलियर्स के ऊपर ड्यू होगा। पासिंग क्राइटेरिया 80% है। ठीक है, अच्छा क्राइटेरिया है, यही आपका सर्टिफिकेशन का क्राइटेरिया है। यानी कि कहने का मतलब है कि आप लोग अपनी अपनी जेब खर्चियां तैयार कर लें। यार मैं भी जेब खर्ची भी, मुझे भी जेब खर्ची ही घर से मिलती है, ठीक है। फर्क आप में और मेरे में ज्यादा नहीं है। आप जिसे कहते हैं ऑथोराइज स्टूडेंट है, मैं अनऑथोराइज स्टूडेंट हूँ। चले जी, लेट अस बिगिन। MTTR एडवाइजर, हाँ जी, ये कहता है जी इस वक्त आपके पास अगर डेटाबेस कभी फेल हो गई तो करंट एस्टैब्लिश्ड मीन टाइम टू रिकवर कितना, 34 सेकंड। इस वक्त कम से कम डेटाबेस आपका 34 सेकंड टाइम रोल फॉरवर्ड फेज में ले लेगा। इसका मतलब है कि इस वक्त हमें फास्ट स्टार्ट MTTR टारगेट अगर कॉन्फ़िगर करें तो कभी भी 34 सेकंड से कम नहीं करना चाहिए। अगर आपने ये गलत टाइम सेट कर दिया, लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ 15 सेकंड, और रोल फॉरवर्ड 15 सेकंड में पूरा फेज कंप्लीट नहीं हो सका, तो फिर क्या होगा, डेटाबेस वापस माउंट स्टेट पे आ जाएगी, डेटाबेस कभी ओपन नहीं होगी अनटिल अनलेस कि आप इस पैरामीटर को दोबारा सेट करें, ऑल्टर सिस्टम सेट फास्ट स्टार्ट MTTR टारगेट, इसमें बड़ी वैल्यू दें, ठीक है, इसको हमेशा बड़ी वैल्यू देनी चाहिए। और यही हमारा ये जो MTTR एडवाइजर है, इसका मेजर काम क्या है, MTTR एडवाइजर हमें प्राइमरीली यही बताता है कि भाई आपकी इंस्टेंस रिकवरी कितने अरसे में हो पाएगी, अगर ये हो पाएगी तो कितने अरसे ड्यूरेशन में। फास्ट स्टार्ट MTTR टारगेट एक रीजनेबल इसको टाइम देना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि चेक पॉइंट क्यू इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। चेक पॉइंट क्यू जितनी छोटी होगी फास्ट स्टार्ट MTTR टारगेट को उतना कंप्लाई करेगी। अगर यहाँ पे 34 सेकंड है, इसका मतलब है कि चेक पॉइंट फायर हुए हुए अभी 34 सेकंड एटलीस्ट हो चुके हुए हैं। अगर 10 मिनट है तो कम से कम फास्ट स्टार्ट MTTR टारगेट को 10 मिनट पे रखें, लेकिन इसको कभी भी 1 घंटे से ज्यादा वैल्यू नहीं देनी चाहिए, किसी सूरत नहीं देनी चाहिए। सो इट्स अ मैक्स वैल्यू 3600 सेकंड्स, इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू इसमें दे भी नहीं सकेंगे आप, ठीक है। रिकवरी सेटिंग्स करते हुए अब बैकअप एंड रिकवरी की रिकवरी सेटिंग्स में जाके आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। देन हमारे पास चीज आती है जी मीडिया फेलियर। मीडिया फेलियर एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते एक्सेप्ट रिडंडेंसी। रिडंडेंसी के अलावा कोई और इसका सोल्यूशन नहीं। मीन एक से ज्यादा कॉपीज जिसे कहते हैं रखें, डिफरेंट डिस्क कंट्रोलर डिफरेंट LVMs के ऊपर रखें, एक के ऊपर ही सारी की सारी चीजें एक पे ही डाल दी पकड़ के, ऐसा नहीं करें। लाइक सबसे पहले फ्लैश रिकवरी एरिया सेपरेट डिस्क पे बनाएं, उस डिस्क पे नहीं बनाएं जिसके ऊपर आपकी डेटाबेस पड़ी हुई है। डेटा फाइल्स कंट्रोल जो भी आपकी हैं और जो टेम्प फाइल्स हैं, अगर सैंड डिवाइस लगाई हुई है तो उसकी ट्रायंगुलर मिररिंग करें ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे, उसकी मिरर्ड कॉपीज होनी चाहिए आपके पास, हर चीज की मिररिंग करनी पड़ेगी। कंट्रोल फाइल को मल्टीप्लेक्स करें, कम से कम 2 कॉपीज एटलीस्ट 3 हर हालत में कीप करें। अगर सारी की सारी कंट्रोल फाइल डैमेज हो गई तो आप कंप्लीट रिकवरी नहीं कर पाएंगे, MTTR 0 सेकंड नहीं होगा किसी भी केस में, ठीक है। द थिंग इज दैट के कंट्रोल फाइल एटलीस्ट ज्यादा रखें और सेपरेट डिस्क पे रखें। एक डिस्क पे रखने का कोई फायदा नहीं, डिस्क कंट्रोलर बैठ गया, सब की सब बैठ गए। नंबर 2, रीडू लॉग में आप कहते हैं जी आपके पास कम से कम 2 ग्रुप्स होने चाहिए। रिकमेंडेड है कि 3 ग्रुप्स हों। हर ग्रुप के अंदर मेंबर कहते हैं फाइल को, एक आप बाय डिफॉल्ट एक ग्रुप में एक ही फाइल होती है। इस वक्त जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है, आपके पास 3 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में एक एक फाइल है, एक एक मेंबर है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
अगर एक्टिव मेंबर आपका लॉस्ट हो गया तो भी आप कंप्लीट रिकवरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है चेक पॉइंट क्यू तो इधर बननी है। अगर चेक पॉइंट क्यू ही एक्टिव की डैमेज हो जाए, कंट्रोल फाइल क्या कर लेगी? मुझे बताएं कि आप डर्टी बफर किसके अगेंस्ट बनाएंगे, क्योंकि आरबीए पॉइंटर्स तो इधर पड़े हुए हैं। अगर आपके रीडू बाइट एड्रेस पॉइंटर्स ही लॉस्ट हो जाते हैं तो आपकी इंस्टेंस रिकवरी तो चल ही नहीं सकती। और यह भी हो सकता है कि फाइल डैमेज हो जाए। अगर दो मेंबर बनाए होंगे, दो फाइल्स एक ग्रुप में होंगी, फायदा क्या होगा? लॉग राइटर दोनों पे इकट्ठा लिख रहा होता है, दोनों का साइज, एनाटॉमी, हर चीज एक जैसी होती है, कंटेंट, ईच एंड एवरीथिंग, ये दोनों एक दूसरे का रेप्लिका इमेजेस होते हैं। अगर एक ग्रुप डैमेज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा यूज कर लिया जाएगा। अगर बनाया ही एक होगा और वही डैमेज हो गया तो कुछ नहीं हो सकता उसका। ठीक है, सो यहां पे भी मल्टीप्लेक्सिंग एटलीस्ट 2 मेंबर्स और दोनों डिफरेंट डिस्क के ऊपर रखें। अगर एक डिस्क डैमेज हो जाए स्टैंड बाय यूज करें, इनकी मल्टीप्लेक्सिंग लाजमी करें, आर्काइव लॉग फाइल्स लाजमी बनाएं। उसका बेनिफिट क्या होता है कि वंस डेटाबेस गॉन टू बी करप्टेड, दो बेनिफिट है। हॉट बैकअप, आप ऑल्टर टेबल स्पेस नेम बिगिन बैकअप, ओपन मोड में बैकअप ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक कमिटेड लास्ट कमिटेड ट्रांजैक्शन आपके पास जो डॉक्यूमेंटेड पड़ी हुई है, इवन कि जिसकी आरबीए एंट्री ही पड़ी हुई है, चाहे डर्टी बफर बन के नहीं फ्लश हो सकी, लास्ट कमिटेड ट्रांजैक्शन तक आप रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अ रूल, प्योर रूल, चाहे बैकअप 1 साल पुराना ही क्यों ना हो, चाहे डेटा फाइल्स का बैकअप आपने 1 साल पुराना ही क्यों नहीं रखा हुआ, लेकिन अगर पूरे ड्यूरेशन की आर्काइव लॉग फाइल्स ठीक है, वो टाइम बहुत ज्यादा लेगा, आपको सारी फाइल्स अप्लाई करनी पड़ेंगी, ईच एंड एवरीथिंग करना पड़ेगा, बट इट्स डन के लास्ट कमिटेड ट्रांजैक्शन तक आपकी सारी की सारी रिकवरी हो जाएगी। सो हमें क्या करना है, अभी आर्काइव लॉग मोड एनेबल करना है। तरीका क्या है? डेटाबेस को क्लीन शट डाउन करें, डेटाबेस को माउंट करें, ऑल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग कमांड लिखें और फिर डेटाबेस को ओपन करें। log underscore archive underscore dest, log underscore archive underscore start, log underscore archive underscore format deprecated पैरामीटर हैं, वो सिर्फ 9i तक यूज होते थे। यहां पे बाय डिफॉल्ट आपका आर्काइव लॉग फाइल्स फ्लैश रिकवरी एरिया में चली जाएंगी। ना लुक एट, अब ये काम कर लेते हैं, इसी के साथ हमारा ये करंट 1 चैप्टर भी गो एंड गो ऑन। आपका एसक्यूएल का कितने बजे है सेशन? चलें, आपको 10-15 मिनट की ब्रेक मिल जाएगी दरमियान में। चलें जी, क्लीन शटडाउन। सबसे पहले डेटाबेस को हर हालत में आपने क्लीन शटडाउन करना है, अब नॉर्मल डाउन नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए आपकी डेटाबेस की करंट सिचुएशन क्या है एट अ मोमेंट। आर्काइवर कोई नहीं है, बाय डिफॉल्ट एक आर्काइवर प्रोसेस बिगिन होगा और नहीं, फ्लैश रिकवरी एरिया तो फिर सिर्फ ऑनलाइन लॉग, रिसाइकल बिन के लॉग पड़े हुए, आर्काइव लॉग का कोई फोल्डर नहीं है। फास्ट स्टार्ट एमटीटीआर टारगेट, जब ये फास्ट स्टार्ट एमटीटीआर टारगेट वो पैरामीटर है, इट्स अ टाइम आउट फॉर चेक पॉइंट। चेक जितने भी इसको सेट कर देंगे उतनी देर बाद ही आपका चेक पॉइंट लाजमी फायर होगा। ये मैंने अभी टर्म यूज की थी कि चाहे कोई ट्रांजैक्शन कमिट हो ना हो, चाहे डेटाबेस पे कोई भी एक्टिविटी ना हो रही हो, अगर आपने इसमें 10 मिनट लिख दिया, इट्स डन के हर 10 मिनट के बाद चेक पॉइंट ने फायर होना है, कंप्लीट चेक पॉइंट ने। अभी बैकअप रिकवरी में हमें 2 चेक पॉइंट्स की टाइप्स और पढ़नी पड़ेंगी। एक को हम कहते हैं पार्शियल चेक पॉइंट, एक को हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल चेक पॉइंट। वो भी हमारे लिए खास वाइटल इंपॉर्टेंट होता है। बात का ऐसा भी होता है कि कंप्लीट चेक पॉइंट बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है, तो फिर आजकल पार्शियल या इंक्रीमेंटल चेक पॉइंट का दौर है। बहरहाल किसी भी तरह का फायर हुआ हो तो यू कैन रिकवर ईच एंड एवरीथिंग।
इस वक्त स्काइलिंग हमारी है, विंडो स्काइलर चल रहा है, टाइम मेंटेनेंस विंडो फ्रेम चल रही है, कोई जॉब्स हैवी एग्जीक्यूट हो रही हैं, उसे रोल बैक इवन के करते हुए लग समझ रही है। जो हैवी डेटाबेसेस हैं बास का शटडाउन इमीडिएट 20-20 मिनट, रिस्क चिप बेस्ड मशीन्स के ऊपर विद 64 GB ऑफ रैम के साथ भी इतना टाइम ले आती है 20 मिनट एवरेज। 5 टेराबाइट की डेटाबेस अगर ट्रांजैक्शनल टाइम हो उसका, ठीक है, तो 20 to 30 मिनट भी शटडाउन इमीडिएट ले आती है। स्टार्टअप में 2 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट। स्टार्टअप उस वक्त टाइम लेगा अगर अनक्लीन डाउन हुआ तो फिर आपको पता है इंस्टेंस रिकवरी करना पड़ेगा। स्टेटमेंट टेस्ट स्टेटमेंट कोड में चलाते हैं वो बड़ी खास क्या बोलते हैं बीच में टेस्ट प्लस उससे क्या रीजन है? किसमें टोड में ये चलती है यार, एसक्यूएल प्लस एएस के थ्रू काम करता है। उसने एसक्यूएल प्लस सॉरी नो आप आई एसक्यूएल की नहीं, आप एसक्यूएल प्लस की बात करें, क्लाइंट एज अ क्लाइंट नहीं, मोर और लेस स्पीड एक जैसी होती है। हाँ, टोड जैसे कनेक्शन पूलिंग वो कैशेड स्टेटमेंट बना के बैठा होता है, उसने एक अपना पूल एरिया पहले का लिया होता है, वो उसमें स्टेटमेंट चलवा देता है। लेकिन टोड इतना भी रिलायबल भी नहीं है। टोड के लिए ज़रूरी है कि क्लाइंट विंडोज़ बेस्ड हो। टोड की कोई भी फैसिलिटी यूनिक्स के लिए नहीं आई। हाँ, यहाँ पे जैसे 9.6 कमर्शियल है या 9.7 जो वर्जन है इसके अंदर ये अवेलेबल है कि आप इसकी यूनिक्स की भी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं इससे, लेकिन रिसोर्सेज हैवी करने वाली बात है। नहीं जी, बिला आखिर वो बात मान ही गया। डेटाबेस को माउंट करें, हाँ जी, ऑल्टर डेटाबेस क्या लिखूं जी, इसने क्या किया, कंट्रोल फाइल को मॉडिफाई कर दिया। कंट्रोल फाइल के डिफरेंट पोर्शन होते हैं, एक होता है रीयूजेबल पोर्शन, एक होता है नॉन रीयूजेबल पोर्शन, स्टैटिक पोर्शन। इसने कंट्रोल फाइल के डायनामिक पोर्शन को मॉडिफाई किया है और उसमें आर्काइवर के लिए, आर्काइव लॉग फाइल की एंट्रीज के लिए जगह बना दी है। और साथ ही अब जैसे ही आप ऑल्टर डेटाबेस ओपन लिखेंगे तो ये अटेम्प्ट करेगा कि इस ओपनिंग से पहले पहले जैसे आपने कमांड लिखी ऑल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग, इसने आर्काइवर प्रोसेस भी एक लोड कर दिया होगा। ऑल्टर डेटाबेस ओपन, नाउ आर्काइवर शुड बी रेडी, उसको किसी वक्त भी ये टास्क मिल सकता है। The database altered. Now look at archive log list. क्या कहता है जी, डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड enabled, ओल्डेस्ट लॉग सीक्वेंस इज 2 to 3, नेक्स्ट लॉग सीक्वेंस टू आर्काइव इज 2 to 5, करंट लॉग सीक्वेंस हमारा LSN नंबर क्या है 2 to 5। यहाँ पे क्योंकि वो लाइन साइज सेट नहीं होगा तो मैं आपको इधर करवा देता हूँ इस दूसरी यूटिलिटी में ना। हाँ जी, ये उठाएगा इसको, चलें जी कुछ $v $log एंड देखिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम $v $log फाइल। हर एक का एक मेंबर है, एक का ग्रुप 1 है, 2 है, 3 है। इस वक्त सिचुएशन क्या है, आपके पास ये 3-1 ग्रुप करंट जो करंट ऑनलाइन है जिसके ऊपर लॉग राइटर इस वक्त लिख रहा है, लॉग राइटर बैकग्राउंड प्रोसेस,
आर्काइविंग इसकी ड्यू है, इसका लॉग सीक्वेंस नंबर कितना है 225। अगर मैं एक बार लॉग स्विच एनफोर्स कर दूं, मैं लिखूं ऑल्टर सिस्टम स्विच लॉग फाइल, तो क्या होगा? तो यार एक वर्ड है, ऑल्टर सिस्टम स्विच लॉग फाइल मीन फोर्सफुली आपने कहा। वैसे क्या होना था, जब एक ग्रुप भर जाता, ये ग्रुप भरता, तो सर्कुलर फैशन में 1 को यूज किया जाता, क्योंकि ओल्डेस्ट लॉग सीक्वेंस नंबर इसका है, इसका 225, तो इसका क्या होता था 226। अब ये देखिए, अगर इस वक्त मैं दोबारा स्टेटमेंट लिखता हूं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम वी $, लॉग, तो देखिए इस वक्त हमारा 1 जो है, ग्रुप नंबर 1 करंट है, लॉग सीक्वेंस नंबर मींस यहां से फायर होकर इस पे चला गया, इसका लॉग सीक्वेंस उसने कितना कर दिया 226, पहले क्या था 223, ठीक। और अब ये क्या हो गया करंट, बट ये जो लास्ट वन है ये भी एक्टिव है, एक्टिव को भी आप ओवरराइट नहीं कर सकते जब तक कि इसके अगेंस्ट पार्शियल चेक पॉइंट या कंप्लीट चेक पॉइंट फायर नहीं हो जाएगा। लेकिन दूसरा वाला अभी तक इनएक्टिव है, इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक देखिए आपकी आर्काइव लॉग फाइल्स कितनी बनी है, आर्काइव लॉग आज की डेट और पहली फाइल कितने की 39.2 मेगाबाइट की। आर्काइव लॉग फाइल कितनी बड़ी बन सकती है, जितनी बड़ी आपकी रीडू लॉग फाइल होती है। 50 मेगाबाइट की है, लेकिन 50 मेगाबाइट में सिर्फ 39.2 मेगाबाइट के कंटेंट्स थे, ठीक है, इसलिए वो इतने की बनी। लेकिन अगर मैं दूसरा लॉग स्विच जल्दी फायर कर दूं राइट नाउ, अब दूसरी आर्काइव लॉग फाइल भी बन गई होगी, लेकिन ये सिर्फ किलोबाइट्स की बनी है, क्योंकि 50 मेगाबाइट की फाइल पे सिर्फ इतने किलोबाइट्स का कंटेंट्स लिखे गए थे, ये सिर्फ उतने की ही बनेगी, ठीक है। अब ये देखिए दोबारा जब आपने फायर किया तो इस वक्त स्टेट क्या हो गई, अब देखिए पहला एक्टिव था, दूसरा भी एक्टिव हो गया, तीसरे से ये करंट हो गया, ये करंट है, इसने स्विच अप किस पे करना है, तीसरे वाले पे। और अगर मैं दोबारा ये कमांड लिखूंगा तो लॉग स्विच वेट शायद मुझे करना पड़ जाए, लाइक अब उतनी स्पीडली फायर नहीं हुआ, पिछली बार तो बहुत स्पीड के साथ सिस्टम ऑल्टर्ड कर दिया था, इस बार नहीं किया। रीजन क्योंकि ये वाला ग्रुप अभी करंट था, पहले उसने इसके अगेंस्ट चेक पॉइंट फायर किया होगा, चेक पॉइंट फायर करके देन उसने इसको इनएक्टिव मार्क किया होगा और इनएक्टिव बना के अब इसको उसने क्या कर दिया करंट, लेकिन बाकी दो के स्टेटस अभी स्टिल एक्टिव है, ठीक है। हर लॉग स्विच जब भी आप फायर होता है, लॉग स्विच का मतलब होता है कि आप डिक्लेयर कर देते हैं कि एक ग्रुप भर गया है, या बीइंग अ डीबी है आप ये कमांड लिख के खुद एनफोर्स कर देते हैं कि भाई इससे कंट्रोल दूसरे ग्रुप पे ले जाओ। तो क्या होता है, लॉग राइटर जिस ग्रुप पे पहले लिख रहा होता है उससे उसका लिंक ब्रेकअप होता है और अगले जो भी अगला नेक्स्ट अवेलेबल वन ग्रुप होता है उसके साथ लॉग राइटर का लिंक एस्टैब्लिश कर दिया जाता है, इसे हम लॉग स्विच कहते हैं। हर लॉग स्विच जब भी फायर होता है तो नया लॉग सीक्वेंस नंबर उस ग्रुप को एलोकेट किया जाता है। आर्काइविंग अगर एनेबल होगी तो आर्काइविंग पे गारंटी आर्काइविंग को देनी पड़ती है कि भाई इस नए ग्रुप पे ले जाने से पहले क्या इसकी बैकअप इमेज कॉपी बना ली या नहीं बनाई, बना ली तो ठीक है लॉग स्विच फायर हो जाएगा, एल्स लॉग स्विच फायर नहीं होगा। चेक पॉइंट की कोई गारंटी नहीं होती, ग्रुप एक्टिव भी हो सकता है, ग्रुप इनएक्टिव भी हो सकता है। हाँ, ओवर राइटिंग उतनी देर तक नहीं की जाती जब तक कि ग्रुप इनएक्टिव रहता, एक्टिव से इनएक्टिव ना हो जाए। आर्काइविंग में देयर इज नो टाइप ऑफ गारंटी कि क्या वो एक्टिव कंटेंट्स थे, क्या वो इनएक्टिव थे। आर्काइविंग इस चीज के ऊपर बेस ही नहीं करती। आर्काइविंग इज समथिंग एल्स, एक्टिव या इनएक्टिव स्टेटस इज समथिंग एल्स, वो किसी और चीज की गारंटीज देता है।